नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की बात करने वाले हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है, पर आज भी झारखंड की जमीन और पहचान का एक बहुत बड़ा आधार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी सीएनटी एक्ट 1908 की। ये वो कानून है जिसे खास तौर पर झारखंड के आदिवासी समुदायों के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह बनाया गया था। पर सोचने वाली बात यह है कि एक सदी से भी पुराना ये कानून आज भी इतना जरूरी और इतना ताकतवर क्यों है? इसी सवाल के जवाब में इस कानून की पूरी कहानी और इसकी अहमियत छिपी है। तो चलिए आज मिलकर इस ऐतिहासिक कानून की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि ये आज भी इतना जिंदा क्यों है। तो इस पूरे कानून को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। पहले हम इसका ढांचा समझेंगे, फिर कुछ खास शब्दों का मतलब जानेंगे, इसके बाद सबसे जरूरी धारा 46 को देखेंगे और फिर लगान, सर्वे और आखिर में सबसे स्पेशल सुरक्षा की बात करेंगे। ये हमारा रोड मैप होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि आखिर ये कानून बना कैसे, इसका इतिहास क्या है और इसका ढांचा कैसा है। देखिए, इस कानून की कहानी शुरू होती है 1903 में जॉन एच हॉफमैन के साथ। वो एक जर्मन मिशनरी थे जिन्होंने मुंडा समुदाय की खुंटकटी व्यवस्था पर बहुत गहराई से काम किया। उन्हीं की रिसर्च के आधार पर ये ड्राफ्ट बना और फिर 11 नवंबर 1908 को ये कानून लागू हो गया। आज इसे यूं ही नहीं, आदिवासियों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ये उनके अधिकारों का सबसे बड़ा घोषणा पत्र जो है। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। आप अंदाजा लगाइए, इसमें पूरे 19 चैप्टर्स और 271 सेक्शंस हैं। मतलब बनाने वालों ने कोशिश की कि जमीन से जुड़ा कोई भी पहलू छूट ना जाए। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये कानून लगता कहाँ है? तो ये झारखंड के 4 बड़े डिविजन्स उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान के 18 जिलों में लागू होता है। लेकिन ये पूरे झारखंड में लागू नहीं है। जैसे संथाल परगना का जो इलाका है, वहां उनका अपना कानून एसपीटी एक्ट 1949 चलता है। ओके, तो किसी भी कानून को समझने के लिए ना उसकी भाषा को समझना बहुत जरूरी होता है। इस एक्ट में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। पहला शब्द है भुइंहरी। सीधी सी बात है, ये वो जमीन है जिसे उरांव जनजाति के पुरखों ने जंगल साफ करके खेती के लायक बनाया था। तो ये शब्द सीधा सीधा उरांव समुदाय की विरासत से जुड़ा है। अगला शब्द है खुंटकट्टी। ये उस जमीन के लिए इस्तेमाल होता है जिसे मुंडा समुदाय के लोगों ने मिलकर साथ में जंगल साफ करके बसाया और अपना गांव बनाया। इसमें एक तरह का सामूहिक हक छुपा है। और तीसरा शब्द है कोड़कर। मान लीजिए कोई जमीन बंजर पड़ी है और किसी ने अपनी मेहनत से उसे खोदकर पानी डालकर धान की खेती के लायक बना दिया। बस उसी जमीन को कोड़कर कहते हैं। ये मेहनत को सम्मान देने जैसा है। चलिए अब आते हैं इस कानून के दिल पर, मतलब इसकी सबसे जरूरी धारा सेक्शन 46 पर। सच कहूं तो इसे आदिवासी जमीन की रक्षा करने वाली एक किले की दीवार भी कह सकते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती है। तो ये सेक्शन कहता क्या है? देखिए, नियम एकदम साफ है। अगर कोई अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का व्यक्ति है तो वो अपनी जमीन सिर्फ उसी पुलिस स्टेशन एरिया के किसी दूसरे एसटी को ही बेच सकता है और उसके लिए भी डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी साहब की परमिशन जरूरी है। इसी तरह एससी या ओबीसी अपनी जमीन अपने ही जिले में अपनी ही कैटेगरी के किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ भी डीसी की परमिशन लगेगी ही लगेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात है इसमें जो सेक्शन 49 से जुड़ी है। मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के लिए जमीन ले ली गई, पर अगर उस जमीन पर 12 साल तक वो इंडस्ट्री लगी ही नहीं, मतलब कोई काम शुरू नहीं हुआ, तो वो जमीन उसके असली मालिक को वापस दी जा सकती है। लेकिन सोचे अगर किसी ने धोखे से जमीन हड़प ली तो उसके लिए भी एक सेफ्टी नेट है, सेक्शन 71A, जिसे सार कोड के नाम से भी जानते हैं। ये सेक्शन डीसी को पावर देता है कि वो ऐसी जमीन को जो धोखे से ली गई है वापस उसके असली आदिवासी मालिक को दिलवाएं। अब जमीन खरीदने बेचने की बात तो हो गई, पर उन लोगों का क्या जो उस पर खेती करते हैं, मतलब रैयत? उनके भी तो कुछ अधिकार होंगे, लगान के नियम होंगे। चलिए अब उन्हें समझते हैं। कुछ बहुत ही काम के नियम हैं जो रैयतों को बचाते हैं। जैसे अगर लगान बाकी रह गया तो उस पर 6.25% सालाना से ज्यादा सिंपल इंटरेस्ट नहीं लग सकता। लगान के ऊपर कोई भी फालतू वसूली, जिससे अवाब कहते हैं, वो गैर कानूनी है। और हाँ, जो कोड़कर जमीन थी ना, उस पर पहले 4 साल तक कोई लगान नहीं लगता।
पर एक शर्त भी है, अगर बंजर जमीन लेकर लगातार 5 साल तक खेती नहीं की तो वो आवंटन रद्द भी हो सकता है। और ये वाला पॉइंट तो रैयतों के लिए बहुत बहुत बड़ी सुरक्षा है। किसी भी रैयत को उसकी जमीन से यूं ही नहीं निकाला जा सकता जब तक कि इसके लिए डिप्टी कमिश्नर यानी डीसी का कोई खास ऑर्डर ना हो। तो ये सब तो ठीक है, पर ये तय कैसे होगा कि कौन सी जमीन किसकी है? यहीं पर एंट्री होती है सर्वे और खतियान की। खतियान मतलब वो सरकारी दस्तावेज जिसमें जमीन का पूरा लेखा जोखा होता है। इसका भी एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सरकार सेक्शन 80 के तहत सर्वे का ऑर्डर देती है, फिर सेक्शन 83 के हिसाब से खतियान तैयार होता है और उसे पब्लिश किया जाता है। और अगर किसी को लगता है कि उसमें कोई गलती है तो सेक्शन 87 के तहत पब्लिश होने के 3 महीने के अंदर केस फाइल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इस कानून के सबसे मजबूत, सबसे कड़े सुरक्षा कवच की, जो हमें चैप्टर 18 में मिलता है। ये है मुंडारी खुंटकट्टी जमीन का स्पेशल प्रोटेक्शन। नियम बिल्कुल सीधा और सख्त है। मुंडारी खुंटकट्टी जमीन को ना तो बेचा जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है। बस फुल स्टॉप। ये इस कानून के तहत दी गई सबसे ऊंचे लेवल की प्रोटेक्शन है, जो मुंडा समुदाय की पहचान और उनकी विरासत को बचाने के लिए है। तो हमने देखा कि CNT एक्ट सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, ये एक पूरा सामाजिक और ऐतिहासिक दस्तावेज है। पर आखिर में एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये ऐतिहासिक कानून जो अधिकारों की रक्षा के लिए बना है, वो आने वाले समय में विकास की जरूरतों और चुनौतियों के बीच अपना संतुलन कैसे बना पाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी और आने वाले कल में भी झारखंड के लिए बहुत मायने रखता है।